पिछले कुछ सालों से मैं सुन रहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी जगह है जहां बाहरी देश से कुछ पक्षी आते हैं। हजारों की तादाद में आते हैं और कुछ दिन वो यहाँ पर रुकते हैं। रुकने के बाद वापस अपने देश लौट जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर वीरान धरती रहती है। अब कहानी कुछ इस प्रकार की है। मेरे मन में था कि मैं कभी घराना वेटलैंड जाऊं और वहां पर जाकर के देखूं कि कौन से पक्षी आते हैं। मन में एक उम्मीद थी कि जब मैं वहां जाऊंगा वहां रंग बिरंगे किस्म के पक्षी होंगे। उन पक्षियों को देखने के बाद स्थानीय लोगों के साथ जब बात करूंगा तो लोग काफ़ी खुश होंगे। लेकिन कहानी इससे उल्ट हुई। जब मैं वहां पहुंचा, जैसे ही हम लोग गांव के अंदर इंटर हुए और उन लोगों को जब हमने देखा तो लोगों के चेहरे मायूस थे। लोगों से बात करना चाहिए लेकिन लोगों ने बात करने से मना कर दिया। ऑफ द रिकॉर्ड जब उन लोगों ने हमसे बात की तो उनका दर्द झलक आया और उन लोगों के दिल के दर्द जो थे वो हमारे सामने आ गए। एक किसान के लिए उसकी ज़मीन उसके बेटे से ज़्यादा कीमती होती है। किसान मर जाता है लेकिन अपनी फसल और अपनी ज़मीन को कभी नहीं छोड़ता। ऐसी ही कहानी घराना वेटलैंड की है। ये घराना बनाने के लिए और कुछ महीने के लिए वहाँ पर जो पक्षी आते हैं उन पक्षियों के लिए 400 कनाल से ज़्यादा जगह एक्वायर की गई। जिस जगह का मुआवजा भी अभी उन किसानों को नहीं मिला। उन किसानों ने यह कहा कि हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दे दी जाए ताकि हम अपने काम को, हम अपनी खेती बाड़ी को बदस्तूर जारी रखें। किसान खेती बाड़ी छोड़ करके आखिर और करेगा क्या। किसान के पास दो ऑप्शन थे, या तो फौज या फिर खेती बाड़ी। फौज को अग्निवीर बना करके किस तरीके से ख़त्म किया गया ये आप सब जानते हैं। अब किसानों से उनकी ज़मीनें भी छीनी जा रही हैं। किसानों के मुताबिक ये पक्षी 1947 से पहले भी वहाँ आते थे और विभाग उन लोगों को परमिशन देता था कि इनका शिकार किया जाए या फिर वहाँ पर एक धमाका करके इनको डरा करके भगा दिया जाए। लेकिन कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार का सोचने का तरीका बदला और उन लोगों ने इन पक्षियों को यहाँ पर रहने के लिए जगह मुहैया करवाने की सोची। विभागीय ऑफिसर के साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे जब ये बताया कि ये पक्षी यहाँ पर आते हैं, मैंने उनसे ये कहा कि इनकी संख्या आप 2017 के आंकड़ों से अगर मिलाकर के देखें तो कम लग रही है। तो उनका ये कहना था कि उस समय का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बार 2020 से ज़्यादा संख्या में पक्षी आए हैं। तो मैंने कहा कि कमी क्यों आती है। उन्होंने ये कहा कि ये पक्षी हैं, इन्हें हम समझा तो नहीं सकते, ये बोल तो नहीं सकते, हमारी भाषा तो नहीं समझ सकते। ये आते हैं और ये जम्मू के अलग अलग इलाकों में डेरा डाल लेते हैं। इनके कुछ ग्रुप अलग अलग इलाकों में चले गए हैं। पक्षियों को कभी कोई नहीं बांध सकता। जहां इनका दिल करेगा वहां ये बैठ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसान कहां जाएंगे। किसानों की फसल, जहां पर वो फसल उगाया करते थे, वो जमीन छीन ली गई है। उसे वेटलैंड नाम दे दिया गया है। घराना गांव को अब उजाड़ दिया गया है। पूरे गांव के 350 से ज़्यादा घरों के किसानी के ऊपर निर्भर होने की जो परंपरा थी उसे सरकार ने ख़त्म कर दिया है। पर हाल एक बुज़ुर्ग ने हमसे बात की। उसने बताया कि ये ज़मीनें हमसे कैसे ली गई। अगर आप सर्च करें तो पूरी दुनिया के अंदर उपजाऊ ज़मीन को लेकर के एक जंग छिड़ी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर उपजाऊ ज़मीनों पर कब्जा करने की वो ताकतें कोशिश कर रही हैं जो पूरी दुनिया को चलाना चाहती हैं। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों में पंजाब में हुआ था और पंजाब की ज़मीनें जब अडानी और अंबानी जैसे लोग हथियाना चाहते थे, किसानों का प्रदर्शन हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर भी ज़मीन हथियाई गई है। किसानों को ज़मीन के बदले ज़मीन आखिर क्यों नहीं दी गई। वो किसान हैं, किसानी उनका शौक़ है। ज़मीन उनके बेटों से ज़्यादा उन्हें प्यारी है। उनसे ज़मीन छीन ली गई। उन लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया। अब उन लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि यहाँ पर उन लोगों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन 350 घर के सदस्यों को नौकरी कैसे दी जा सकती है। हो सकता है नौकरी दी जाए,
लेकिन वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन में जो बासमती के बढ़िया किस्म के चावल होते थे, जो बढ़िया फसल होती थी, वो उपजाऊ ज़मीन है जिस ज़मीन को उन किसानों से ले लिया गया है। बहरहाल बात तो पक्षियों की जा रही है, अब इसके पीछे की हकीकत क्या है वो हम नहीं जानते। लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आती है कि पूरी दुनिया में एक ही जंग बदस्तूर जारी है। वो जंग ये है कि उपजाऊ ज़मीनों को किस तरीके से हथियाया जाए। पूरी दुनिया में ये जंग जारी है और इस वेटलैंड घराना की कहानी भी कुछ इस प्रकार की ही लग रही है। हम ये नहीं कहते कि पक्षियों को नहीं आने दिया जाए। जिस प्रकार से इनके ऑफिसर ने कहा कि पक्षी हैं, किसी भी इलाके में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं, हम इसे नहीं रोक सकते। तो हम ये जानते हैं कि पक्षी वहाँ पर भी आ सकते हैं और कहीं और भी जा सकते हैं। लेकिन किसान, खेती बाड़ी करने वाले वो लोग कहाँ जाएंगे? उन्हें ज़मीनें भी नहीं दी गई और उन लोगों से ज़मीनें ले ली गई। उन लोगों को ज़मीन के बदले ज़मीन भी मुहैया नहीं करवाई गई, मुआवजा भी नहीं दिया गया जिससे वो ज़मीन खरीद सकते थे। अब ये सरकार के काम हैं, सरकार किस तरीके से करती है ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन उन किसानों को उनसे उनकी किसानी छीन ली गई है, उन किसानों को बेरोज़गार कर दिया गया है। आज वो किसान उस ज़मीन को देखते हैं जिस ज़मीन में सुबह से लेकर शाम तक वो जाते थे, अपनी ज़मीन की मिट्टी में मेहनत करते थे और अपनी ज़मीन की मिट्टी के साथ अपनी फसल के साथ बात किया करते थे। आज वो ज़मीन उनके पास नहीं है। उनके पास अगर है तो सिर्फ़ एक उम्मीद, जिस उम्मीद पर अब उन्हें ये लगता है कि उन्हें ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी या फिर एक अच्छा मुआवजा मिलेगा जिससे वो कहीं और ज़मीन खरीद कर खेती करेंगे। ये 1947 से पहले यहाँ पर रह रहे किसान हैं। कुछ एक ऐसे परिवार भी हैं जिन्हें शेख अब्दुल्ला के समय पर, जिस वक्त हरिजन मंडल बना था, उस वक्त उन्हें ज़मीनें मुहैया करवाई गई थी। जिन ज़मीनों में वो काम करते थे उन मज़दूरों को ज़मीनें मुहैया करवाई गई थी। वो ज़मीनें अब उन लोगों से छीनी जा रही हैं और उन लोगों के पास बताया जा रहा है कि उनके दादा के नाम पर कागज़ थे। वो गरीब लोग थे, वो अपनी ज़मीनों को अपने नाम नहीं करवा पाए, जिसके चलते अब उन लोगों से वो ज़मीनें छीनने का एक तरीका बनाया जा रहा है। सुनने में तो ये भी आया है कि उन लोगों को मुआवजा तक भी नहीं दिया जाएगा, उनकी ज़मीन को रकबा सरकार कर दिया गया है। लेकिन उनका इसमें कसूर क्या है? उनका कसूर महज ये है कि वो गरीब हैं और ये भारत है और भारत के अंदर गरीब को हमेशा से मारा जाता है, हमेशा से दबाया जाता है। ये भारत और भारत का दस्तूर है, यहाँ पर जब भी मरेगा गरीब मरेगा, चाहे वो बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से फेंके जा रहे गोले हों, चलाई जा रही गोलियां हों, उनसे मरे या फिर भूख से मरे। बड़ी मुश्किल से उन लोगों का इन ज़मीनों से कुछ फसल निकाल करके गुजर बसर चलता था, लेकिन उन मूल निवासी दलित लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है, उनकी ज़मीन को रकबा सरकार कर दिया गया है। अब वो परेशान हैं, ना तो उनके पास पैसा है और ना ही उनके पास महंगे महंगे वकील लेकर के सरकार से लड़ाई करने का कोई तरीका है। अब उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? अब वो लोग क्या करेंगे? ये सवाल है। इसी प्रकार हमेशा से बहुजन लोगों को दबाया गया है। शेख अब्दुल्ले की मेहरबानी थी इन लोगों पर कि इन लोगों को जिन ज़मीनों में ये काम करते थे उनका मालिकाना हक दे दिया गया था। लेकिन आज जब दोबारा से उन लोगों से वो ज़मीनें छीन ली गई हैं, कानून, सरकार, ये नाम सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनकी ज़मीनें, जिनका रोज़गार छिन जाता है, उन लोगों से पूछिए उन लोगों के हालात क्या हैं। ये घराना की स्टोरी है और घराना के लोगों के क्या हालात हैं, ज़रा इस बुज़ुर्ग से सुनिए। ये दसिया संताल से पहले भी आते करने, संताल से पहले भी आते पहले श्रीनगर छोटे मरगाइयाँ। ये गौरमेंट जी है मांडिया परमिशन दी मारने की,
ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਢੀਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਾਜਬਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ 400 ਕਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਇਆ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਕੇਸ? ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਮਾਜਬਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਖਦੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਨਾਲ? ਆਖਦੇ 300 ਤੇ 40 3 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਤੇ 40,000 ਇਸ਼ੂ ਪਰ ਕਨਾਲ? ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ 20 ਕਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਰਦਾ। ਆਹੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋਠੀ ਕਾਠੀ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਭ ਮਿਲ ਗਈ ਹੂੰ। ਮਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ? ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ? ਆਹ ਮੇਰ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਖਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਾਓ ਅਜੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਦਲਣ ਫੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਣੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੂਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮਾਣੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੂੰ ਇਹੀ ਮੋੜੇ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੂੰ ਇਹ ਤਾਰ ਲਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੂੰ। ਇੰਨੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਮਗਰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੂੰ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਚਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਆਹੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾਣੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜੀ ਐਵੇਂ ਭਾਅ ਲਈ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੇਗੀ ਜਿੰਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆ 11-12 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਹੂੰ ਇਕੱਲਾ ਲਾ ਦੂਗਲੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਬਰਬਾਦ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਦੀ ਜੜੋ ਹੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਭੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਂਛੀ ਦੀ ਜਿਆ ਸੇਵਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਹੂੰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਂਛੀ ਤੇ ਰਹੇ ਪੈਂਛੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਪੈਂਛੀ ਆਉਂਦੇ ਹੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹੂੰ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਡਾਉਂਦੇ ਦੂਏ ਪਟਾਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਈਏ ਟੂ ਜਾਂਦੇ ਹੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਫਸਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੂੰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਹੂੰ ਤੇ ਫਸਲ ਤੇ ਬੇਰ ਬਾਹਰ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਹੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਇਆ ਸਟਾਲਾ ਹੂੰ। ਰਾਤੀ ਪਏ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਕਰ ਸਭ ਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਨ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਹੂੰ ਸੁੱਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਣਕ ਕੱਟੀ ਆ ਖਾਈ ਉੱਤੇ ਹੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੌਂਗਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੂੰ ਮੂੰਜੀ ਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾ ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੂੰ। ਖਾਈ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਪੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਿਆ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਹੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੂੰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਘਰੇ ਆਣੀ ਬੜੇ ਹੂੰ। ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਗਏ ਜੀ ਜੱਟ ਹੂੰ ਸੰਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਸੰਦੇ ਹੂੰ ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਆਖਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ? ਹੁਣ ਘਰ ਦਿੱਤਾ 350 ਦਾ ਹੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ 350 ਗੁੰਬਾ ਹੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ 350 ਲੋਕ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਕੜਾ ਬਣਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਈ ਦਾ ਟੋਕਣੇ ਦੇ ਲਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈ ਲਗੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਲਗੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀਆਂ ਕਰਨੀ ਵਿਰੋਧ ਹਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਛੋਟੇ ਚੁੱਕੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਏ ਦੇ ਲੇਡੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈ ਲਈਆਂ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਪਾਏ ਦੇ ਟੋਨੀ ਵੀ ਪਾਏ ਲਿਆ सब जो लीडर है सब चुके धक्के नाल। सभी लोग ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा के पीछे बात तो करना चाहते थे लेकिन कैमरा के सामने नहीं आना चाहते थे। वो कहते हैं कि जब कभी कोई बयान देता है, कोई बात करता है, उसके बाद पुलिस का अमला आता है, उन लोगों को लाठी डंडों से पीटता भी है। अपनी ही ज़मीनें छिन जाने के बाद वो एक दुखी हृदय से रोज़ अपने छत पर बैठकर अपनी ज़मीन की तरफ दर्द भरी आह निकालते हैं।